फॉर्मल ना, कंपल्सरी मतलब कुर्ती और चलेगा ऐसा, बट ऐसा टॉप्स और नहीं, टॉप्स टी शर्ट नहीं होने चाहिए, जीन्स नहीं होने चाहिए। बाकी पैंट और कुर्ती चलेगा। जीन्स ऐसा बहुत स्किनी और वैसा नहीं चलेगा, बट अगर वाइड लेग है तो इतना सेमी फॉर्मल चलेगा, बट ऐसा इनफॉर्मल जैसा नहीं होना चाहिए पूरा। हाँ, ये नहीं चलेगा। नहीं पहनने चलेगा। शर्ट है। हाँ, शर्ट्स और चलेंगे, शर्ट्स पहन लो, कुर्ती पहन लो, दैट्स फाइन। हम्म। हाँ। मारवाड़ी। गुजराती। अच्छा, ओके। मतलब क्या, तेरापंथी? ना, देयर आर टू सेक्ट ना, श्वेतांबर दिगंबर। वही, वो मेन ना स्पीकर पे डिपेंड करता है, वो सेशन मोनोटोनस बनाने वाले हैं या इंटरैक्टिव बनाने वाले हैं, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पीकर। गए, सब सो गए। सोने की जगह, अरे वाह, पूरा ऐसा मस्त होटल रूम बना के रखे, जिसको सुना है जाओ लॉबी में सो जाओ तुम खा पी के, अलाउड है? नहीं रे। नहीं, आंखें खोल के अगर सोना आता है तो सो सकते हो, अदरवाइज किसी के पीछे छुप के सो सकते हो, वो अपने में टैलेंट होना चाहिए। बाकी तो फिर कुछ नहीं करेंगे, अरे बैठा रहेंगे रे, ऐसे पनिशमेंट थोड़ी ना मिलती है। हाँ, बस आगे वाले लोग पीछे मुड़ के देखेंगे किसने नहीं बताया, और कुछ नहीं। हाँ भाई। हाँ, यूजफुल रहेगा, इट वुड बी इंटरैक्टिव, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें होगी, इट वुड बी यूजफुल, कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग होगा, नए नए लोगों से मिलोगे, बाकी पता चलेगा कि ठीक है इस फील्ड में फेटर्निटी में सीएस वाले लोग हैं कौन, जहाँ पे तुम लोग प्रोस्पेक्टिव जॉब कर सकते हो। हाँ, वही मिल जाएंगे। पेज नंबर 56, दैट इज, कल देखा था कुछ एग्जेम्पशन थे जहां पे मिनिमम प्रमोटर्स, यही लास्ट टॉपिक अपने देख रहे थे कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आईपीओ के केस में कब रिक्वायर्ड नहीं होता। आईपीओ में एक ही कंडीशन थी, जब हमारा प्रमोटर आइडेंटिफाइबल नहीं है तब हम मिनिमम कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। एफपीओ के केस में तीन चीजों में मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है,
पहला सेम अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर है तो, और दूसरा आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कितने साल, 3 सालों में, एंड उसके बाद आपने पिछले क्वार्टर तक के 95% इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस रिजॉल्व करके रखे हैं, उसके बाद आपने पिछले साल एलओडीआर का कंप्लायंस करके रखा हुआ है, तो आपका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंप्लाई नहीं हो रहा तो भी चलेगा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन था कि आपने एलओडीआर के कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन का अगर कंप्लायंस नहीं किया, तो जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करो उस दिन आपने कंप्लायंस कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया कि पिछले साल में ये नॉन कंप्लायंस था और हमने सही कर लिया है, तो वो अलाउड है। नेक्स्ट, ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसको अभी पेंडिंग रखना, ये आगे प्राइसिंग के साथ आएगा। हाँ दोनों, ये खाली प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब रेफरेंस डेट बोला हुआ है कि जब हम ट्रेडिंग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर के लिए रेफरेंस डेट बोली हुई है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एफ अपना एफपीओ के केस में, आईपीओ के केस में मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट था, 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, ठीक है। ये हमारा एफपीओ के केस में, तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखना, 20% पोस्ट इशू कैपिटल ही होता है, भले ही आईपीओ एफपीओ। यहाँ पे बस उनका लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है। पहला बोला है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द पोस्ट इशू, तो इन दोनों में वैसे बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्ट इशू आज मान लो मेरे ऑलरेडी 1000 शेयर इशूड थे और मैं 200 शेयर और इशू कर रही हूं, तो मेरा पोस्ट इशू कितनी हो गई, 1200 हो गई, तो इसका 20% मतलब श्योर 240 ये शेयर होल्डिंग होनी चाहिए इतना, या फिर आप प्रपोज्ड इशू कर रहे हो मतलब 200, इसका 20% कितना 40, और प्लस इसका तो ऑलरेडी होना ही चाहिए था, मतलब या तो ऐसा बोल दो 200 प्लस 40 या फिर 240, एक ही बात हुई कि हमारा प्रपोज्ड इशू का 20% होना ही चाहिए। बाकी इन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज, जो आप प्रपोज कर रहे हो इशू उसका 20%, मतलब पहले का तो कंप्लाई करना ही है, जो भी पहले इशू किया है उसका तो होना ही चाहिए। तो अपने को ये याद रखना है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आईपीओ और एफपीओ के केस में सेम ही होता है, 20% अपना पोस्ट इशू कैपिटल ही होता है। उसके बाद बोला है अगर कंपोजिट इशू है, कंपोजिट इशू मतलब नॉर्मल एफपीओ कर रहे हो और उसके साथ साथ राइट इशू भी हो रहा है, आप 1000 शेयर इशू कर रहे हो उसमें बोल रहे हो 200 शेयर राइट शेयर्स भी है, तो वो हमारा कंपोजिट इशू हो जाता है, दैट इज नॉर्मल प्लस राइट इशू, कंपोजिट इशू। अब कंपोजिट इशू में वही बोला है इधर 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज और 20% ऑफ द पोस्ट इशू साइज एक्सक्लूडिंग राइट इशू कंपोनेंट। अब यहाँ पे वही 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, लेकिन राइट शेयर्स को एक्सक्लूड कर दो, उसके बाद आप 20% कैलकुलेट करो। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मेरी कंपनी की ऑलरेडी शेयर होल्डिंग 1000 शेयर थी, मैं 200 शेयर्स और इशू करने जा रही हूँ और उसमें 50 शेयर्स हैं राइट शेयर, तो अब मैं 20% किसका निकालूंगी, 120 का या 1150 का या 1200 का, 1150, मतलब राइट कंपोनेंट को हटा दो उसके बाद 20% उसकी आपकी होल्डिंग देखी जाएगी। तो ये पॉइंट है, ये अंडरलाइन कर लेना, कंपोजिट इशू में आपको राइट कंपोनेंट एक्सक्लूड कर देना है। नेक्स्ट आता है इन केस 20% में इधर भी बाय द वे बाकी सारे पॉइंट सेम है। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में, सेम ये आईपीओ में अपने पॉइंट देखे थे। नेक्स्ट, अगर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट डेट में वो कन्वर्ट हो रही थी, तो वहां क्या ले रहे थे, वेटेड एवरेज प्राइस ले रहे थे, उसी प्राइस पे प्रमोटर को सब्सक्राइब करना था। बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने आईपीओ में पढ़ा हुआ है, तो एक बार का वो पढ़ा हुआ दैट वुड बी कवर्ड हियर। अनदर टॉपिक आता है सिक्योरिटी इनएलिजिबल। सेम, कौन कौन से सिक्योरिटी, अगर आपने प्रीसीडिंग 3 साल में सिक्योरिटी अक्वायर की है और कैसे, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम द बोनस इशू जहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व और यूज किया हुआ है,
वो सारे पॉइंट है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्लेस्ड विद द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आता है अपना, यहां से स्टार्ट होता है लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पहले, अच्छा ये रेगुलेशन 16 लिखा हुआ है और 115 लिखा हुआ है, तो 16 कौन से के लिए बात करेगा और 115 किसके लिए? इनिशियल आईपीओ और एफपीओ का प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉक इन बोला है। तो ये 3 years ओल्डर प्रोविजन है, इसको कट कर दो। इन्होंने खाली ये 3 years यूज किया है वर्ड, बट अंदर करेक्ट प्रोविजन दिया हुआ है। The promoter contribution, including the contribution made by AIF, scheduled bank, etc., shall be locked in for a period of 18 months from the date of allotment in IPO. जिस दिन IPO के शेयर्स लोगों को अलॉट हुए, वहां से प्रमोटर को 18 महीने तक अपना कंट्रीब्यूशन लॉक इन करना रहेगा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन का लिमिट कितना था? मिनिमम 20%। उससे ऊपर मान लो 25% प्रमोटर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो 20% जितना लिमिट था वो तो 18 महीने रहेगा, एक्सेस वाला 6 महीने रहेगा। उसके लिए लॉक इन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट आता है एसआर इक्विटी शेयर। एसआर का फुल फॉर्म सुपीरियर राइट वाले इक्विटी शेयर। अगर प्रमोटर को ऐसे सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर मिले हैं तो वहां का लॉक इन बोला है, एसआर इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन अंटिल द कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, और इट शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड अबव व्हिचएवर इज लेटर। तो एसआर इक्विटी शेयर में बोला कि एसआर शेयर जब तक नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक लॉक इन रखो, या फिर ऊपर वाला जो पीरियड बोला है तब तक लॉक इन रखो, जो व्हिचएवर इज लेटर। अब इसका एक एग्जांपल, मान लो आज प्रमोटर ने कंट्रीब्यूट किया और उसने एसआर शेयर्स लिए। एसआर शेयर्स 2 साल के बाद इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले थे, लेकिन नॉर्मल लॉक इन का मंथ कितने हैं? 18 मंथ है, तो हमें लॉक इन कितने तक रखना पड़ेगा? 18 या फिर 2 साल, विच एवर इज लेटर। 2 साल तक अपने को वो लॉक इन रखना पड़ेगा जब तक एसआर नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो जाते। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ एफपीओ। अब ये केस पहला वाला बताया गया है एसआर शेयर वाला आईपीओ के केस में। सेकंड बोला है एफपीओ के केस में क्या होगा? इट शैल बी लॉक्ड इन अंटिल दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर प्रोवाइडेड दैट दे आर इन कंप्लायंस विद अदर प्रोविजन। आईपीओ के केस में एसआर का लॉक इन बोला है जब तक कन्वर्जन या फिर अपना लॉक इन पीरियड, विच एवर इज लेटर। एफपीओ के केस में बोला है कि अपना लॉक इन पीरियड और कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन देखेंगे। जब कन्वर्ट हो गए तब उनपे अपने लॉक इन हटा देंगे। यहां तक क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आता है प्रमोटर्स के अलावा जिन जिन लोगों ने सिक्योरिटीज लेके रखी है उनका लॉक इन कब तक रहेगा? क्योंकि आज आपने सिक्योरिटी खरीद ली आईपीओ में, फिर आप तुरंत का तुरंत बेच रहे हो, तो वैसा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आप मेनली मार्केट को ऐसा एक्सीलरेट करोगे, सिक्योरिटीज खरीद के फिर बेच दोगे तो हमारा प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। तो सिक्योरिटी इज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर। द एंटायर प्री इश्यू कैपिटल, कौन से शेयर कैपिटल की बात हो रही है? आईपीओ आने से पहले वाली शेयर कैपिटल अगर आपने होल्ड करके रखी है तो आईपीओ आने के बाद आप उसको बेच नहीं सकते, आपको आईपीओ आने के 6 मंथ तक अपने पास रखनी ही पड़ेगी। द इंटायर प्री इश्यू कैपिटल हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रमोटर शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन आईपीओ। जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ उसके 6 महीने तक आपको लॉक इन रखना ही है। नेक्स्ट, द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू। अब ये प्रोविजन, ये 6 महीने वाला लॉकिंग कब अप्लाई नहीं होगा? जब हमने शेयर्स अलॉट किए थे आईपीओ या एफपीओ आने के पहले एम्प्लॉइज को अंडर ईसॉप, तो उनपे कोई लॉक इन प्रोविजन नहीं है। उन जैसे ही आईपीओ आया उनको बेचने हैं शेयर, वो अपने प्री इश्यू शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं। सेकेंड, शेयर्स हमने रखे थे ट्रस्ट में फॉर द पर्पज ऑफ ईसॉप। पहला आता है इक्विटी शेयर अलॉटेड टू एम्प्लॉय, ये हमने एम्प्लॉय को अलॉट कर लिए। सेकेंड, इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट, हमने ट्रस्ट में शेयर्स रखे तो उनपे भी कोई लॉकिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड आता है इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द वेंचर कैपिटल फंड और एआईएस, सच इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। अब यहाँ पे 6 मंथ्स का लॉकिंग बोला, अगर हमारे शेयर्स किसने खरीद के रखे थे प्री इशू में? वेंचर कैपिटल या फिर एआईएफ के कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड वाले पर्सन या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, इन लोगों ने खरीद के रखे थे, तो उनका लॉकिंग कहां से होगा? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अलॉटमेंट नहीं है,
ये डिफरेंट पॉइंट है। 6 मंथ्स ऊपर लॉक इन क्या था, जिस दिन आईपीओ आया अलॉटमेंट हुआ वहां से 6 महीने तक आप बेच नहीं सकते। यहाँ पे इन्होंने प्री इशू शेयर होल्डिंग खरीद के रखी थी, तो जब से इन्होंने खरीदी तब से 6 महीने के अंदर ये लोग बेच नहीं सकते। नेक्स्ट आता है फॉर पॉइंट नंबर 3, इन केस द इक्विटी शेयर हैव रिजल्टेड पर्सुएंट टू द कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बोला है कि वेंचर कैपिटल एआईएफ और वाले लोगों को इनका लॉक इन कितना था, जब इन्होंने सिक्योरिटी खरीदी वहां से 6 महीने, इन्होंने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी खरीदी तो 6 महीने का लॉक इन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का पीरियड भी हम काउंट करेंगे कि अगर मान लो आज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी खरीदी और वो सिक्योरिटी 3 महीने के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गई, तो ये 3 महीने भी हम 6 महीने का लॉक इन में इंक्लूड करेंगे। पॉइंट समझ आया? ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अगर यहाँ पे वेंचर कैपिटल या एआईएफ ने कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज खरीदी थी तो ये लॉक इन किसके लिए रखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स अगर आपने शेयर्स रखे लिए हुए तब, तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी खरीदी वो आपने होल्ड करके रखी, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम लॉक इन में इंक्लूड करेंगे। जैसे आज मैंने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी खरीदी और क्या था, मेरे पास 6 महीने तक शेयर्स होने चाहिए उसके बाद ही मैं बेच सकती हूँ, ये यहाँ पे लॉक इन था। वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी 2 महीने के बाद कन्वर्ट हुई, तो 2 महीने के बाद भी मैं एडिशनल, मेरे को 6 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी 2 महीने वो सिक्योरिटी होल्ड करके रखी थी तो वो भी इंक्लूड करेंगे। आगे मेरे को सिर्फ 4 महीने का वेट करना है। तो एक बार इसको रीड कर लो फॉर द पॉइंट थर्ड को। हाँ मतलब इनका खाली बस वो होल्डिंग का पीरियड ही है, जब इन्होंने खरीदा है ना उससे 6 महीने तक लॉक इन है, बाकी और कोई लॉक इन नहीं है। बाद में उनकी मर्जी, उन्हें बेचना है तो बेच दो। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो बता देना। किसी ने लाइव ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना प्लीज। कोई वार्निंग नहीं है? हाँ तब चलेगा। हाँ वैसा है तो चलेगा, अदरवाइज एक बार ना। हम्म, पार्टिसिपेंट्स में होगा, चलेगा चलेगा। बस बस एक बार बीच बीच में ये देख लेना इस पे कोई वार्निंग तो नहीं आ रही है ना, अदरवाइज ज्वाइन किया हुआ है तो दैट इज फाइन। क्या? कल वो इस बीच में ही चली गई और वो मैंने चेक भी नहीं किया कहाँ पे गई, वो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद अब अपडेट होगा तब मेरे को चेक करना पड़ेगा। स्क्रीन खराब नहीं थी, माइक बंद हो गया था बीच में। लेक्चर देखा था, बच गए। नाइस, चले ठीक है, डन, थैंक यू। हाँ मेरी फट गई थी लिटरली कि माइक बंद कब हुआ, बीच में आवाज नहीं आई तो मेरे को या तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा या वापस समझाना पड़ेगा वो पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने लॉक इन वाले पॉइंट, सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन प्रमोटर, ये रेगुलेशन कौन सा है, 17 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईपीओ पे अप्लाई होगा, एफपीओ पे अप्लाई नहीं होगा। आगे लास्ट में यही लिखा हुआ है, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन द केस ऑफ एफपीओ। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी लेंड टू स्टेबलाइजिंग एजेंट अंडर ग्रीन शू ऑप्शन। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट जनरली ऐसे लोग होते हैं, अगर मार्केट में अगर हमें लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटीज की बहुत ज्यादा डिमांड है और प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है, तो प्रमोटर्स अपनी कुछ सिक्योरिटीज स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे देते हैं, वो ये सिक्योरिटीज यूज करके डिमांड सप्लाई को मेंटेन करता है। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज नथिंग बट मार्केट में ज्यादा एक्सेस डिमांड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक मार्केट फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो प्रमोटर ने अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट को मार्केट फोर्स मेंटेन करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज दी, उधार पे दी कि आप तब तक मार्केट फोर्स मेंटेन करो, फिर वापस सिक्योरिटी प्रमोटर के पास आ जाएगी। तो जब तक प्रमोटर स्टेबलाइजिंग एजेंट को सिक्योरिटीज दे रहा है तब तक उस पर कोई लॉक इन नहीं रहेगा। अब जैसे मान लो प्रमोटर का लॉक इन कितना था, 18 मंथ्स था, प्रमोटर को 4 महीने के बाद ही स्टेबलाइजिंग एजेंट को देना पड़ा, तो देगा, अलाउड है। और स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास 4 महीने सिक्योरिटीज रही तो उस टाइम कोई लॉक इन नहीं रहेगा। बच्चा कितना टर्म जो प्रमोटर को कंप्लाई करना था,
14 मंथ वैसे कंप्लाई करना था, बट अब प्रमोटर का वो 4 मंथ इंक्लूड हो जाएगा लॉक इन वाले टाइम में कि इतना आपने कंप्लाई कर लिया है। वैसे उस टाइम वो पीरियड एक्सक्लूडेड है लॉक इन में, लेकिन हम उसके आगे जब प्रमोटर्स को शेयर मिलेंगे तब से लॉक इन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ वो इंक्लूडेड है वैसा। हाँ 18 मंथ्स में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बोला हुआ है कि अगर प्रमोटर स्टेबलाइजिंग एजेंट को देना चाहता है तो दे देगा, लेकिन लॉक इन के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि प्रमोटर ने शेयर ट्रांसफर कर दिए किसी को। तो 18 मंथ वो कंटिन्यूएंस में रहेगा, जब हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे दिए तब भी। हाँ काउंट होगा। If the share held by the promoter are lent to the stabilizing agent as prescribed, they should be exempted from the lock-in requirement specified above for the period stating from the date of the lending and ending on the date on which they are returned on the lender. However, the security should be locked in for a remaining period for the date from which they are returned to the lender. तो जब वापस लेंडर को मिली, लेंडर कौन है? प्रमोटर। तो जब वापस प्रमोटर को मिली तब प्रमोटर अपनी लॉक-इन वापस कंटिन्यू करेगा। पॉइंट समझ आया ये? यहाँ पे प्रमोटर स्टेबलाइजिंग एजेंट को सिक्योरिटी लेंड पे दे रहा है। तो नॉर्मल लॉक इन क्या होता है कि आप लॉक इन में किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आप स्टेबलाइजिंग एजेंट को ट्रांसफर करो वो अलाउड है, उसमें आपका लॉक इन ब्रेक नहीं होगा, बस ये याद रखना। नेक्स्ट आता है लॉक इन ऑफ पार्टली पेड सिक्योरिटी। अगर प्रमोटर ने कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी खरीदी है जो पार्टली पेड अप है, तो लॉक इन 18 महीने कहां से स्टार्ट होगा, वो ये पॉइंट है। तो अगर मान लो वो सिक्योरिटी ऐसी थी, प्रमोटर ने कोई शेयर खरीदे, उसका लॉक इन का प्रोविजन, अगर प्रमोटर ने 20 रुपए का मान लो शेयर था, प्रमोटर ने 10 रुपए शेयर 10 रुपए दिए और खरीदे, और अभी हमने पब्लिक से 12 रुपए मंगाए वो शेयर के, आर द शेयर पेरी पासो और नॉट? प्रमोटर ने 20 रुपए के शेयर में अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 10 रुपए पे किया, 10 बाद में पे करेगा। पब्लिक ने हमें 12 पे किए, 8 बाद में पे करेंगे। पेरी पासो है या नहीं? नहीं है, क्योंकि पब्लिक से हमने ज्यादा पैसे मंगा लिए, प्रमोटर से कम मंगाए हैं। तो इन शेयर का लॉक इन कब से कब तक काउंट होगा? जब तक ये शेयर पहली पास में नहीं आ जाते तब से इनका लॉक इन स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा इनका लॉक इन। हाँ सबके 12 हो जाएंगे तभी इनका लॉक इन स्टार्ट होगा, 18 महीने वहां से स्टार्ट होंगे। एक बार लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। If the specified security which are subject to lock-in are partly paid and amount called on a specified security is less than amount called on a specified security issued to the public, the lock-in shall end only on expiry of 18 months after the specified security have become pari passu. पॉइंट समझ आया? अगर हमने पब्लिक से 12 मंगाए, प्रमोटर से 10 मंगाए, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन प्रमोटर से 10 मंगाए उसी से 18 महीने लॉकिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। लॉकिंग के महीने तब स्टार्ट होंगे जब प्रमोटर और पब्लिक सेम लेवल पे आ जाएं, फिर ही 18 महीने का लॉकिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये जनरली जब डीमैट में था तब था कि प्रमोटर्स ने जो भी शेयर होल्ड किया उस पर स्टैंप लगाओ कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है टिल द पीरियड ऑफ लॉक इन। तो अभी तो ये उसके अकाउंट में ही लॉग इन रहते हैं। ये तो पहले अपना डीमैट में फॉर्म नहीं था, जब फिजिकल शेयर होते थे तब इंस्क्रिप्शन चाहिए था, स्टैंपिंग। नेक्स्ट है प्लेज्ड ऑफ लॉक इन सिक्योरिटी। Specified security except SR held by the promoter and locked in may be placed at collateral security for loan granted by scheduled bank or public financial institution or systemically important NBFC or housing finance bank subject to the following condition. अगर प्रमोटर्स के शेयर लॉक्ड इन है तो प्रमोटर उसको जनरली ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रमोटर को प्लेज करके पैसा लेके आना है तो वो पैसा लेके आ सकता है। अब किस किस से प्लेज कर सकता है? बैंक को या एनबीएफसी को ही प्लेज करेगा, लेकिन ऐसा शेयर्स प्लेज नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई भी शेयर्स है वो प्लेज कर सकता है। कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अब प्रमोटर को प्लेज करने के लिए। If the specified security are locked in as per clause 16A, clause 16A is this, ये अपना 18 मंथ का लॉक इन, दिस इज A एंड दिस इज B। क्या हुआ? कोई डाउट है? अच्छा, if the specified security are locked in as per clause 16 subclause A, lock-in security shall be held by promoter. The loan has been granted to the issuer company or the subsidiary for the purpose of financing one or more object of the issue, and the pledge of a specified security is on the terms of sanction of the loan.
यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर हमारा प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन का लॉक इन है, वो कितने महीने के लिए रहता है? 18 मंथ। मिनिमम कंट्रीब्यूशन के एक्सेस कितना रहता है? 6 मंथ। अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन का लॉक इन है तो जो आप पैसे उठा रहे हो वो पैसे कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए ही होने चाहिए, कंपनी के यूज के लिए ही होने चाहिए, अपने शेयर प्लेज कर रहे हो तो। ये समझ क्लियर है? सेकेंड में बोला, if the specified security are locked in as per regulation 16B, the lock-in of a specified security held by promoter and pledge of security is on the terms of sanction of the loan। तो यहाँ पे आप जो सिक्योरिटीज प्लेज कर रहे हो वो लोन में ऐसा लिखा होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी प्लेज हो रही है, उसके बदले आपको लोन मिल रहा है। बाकी कंपनी के बेनिफिट के लिए वो पैसा यूज करो या नहीं करो वैसा कुछ भी पॉइंट नहीं है, कि कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड पैसा यूज होना चाहिए। हाँ वो, हाँ तब तक इंक्लूड रहेगा। हाँ नेक्स्ट आता है, however in case of IPO the provision mentioned under point second regarding the lock-in shall continue pursuant to the invocation of the pledge, and the transferee shall not be eligible to transfer the security till the lock-in period stipulated in these regulations has expired. However in case of IPO provision as mentioned under point second, हाँ इसके बिल की बात नहीं कर रहा है किस, shall continue pursuant to the invocation of the pledge। ओके ये एक बार पेंडिंग रखो, मेरा कुछ रेफर करना बाकी है। मेरे को ये डाउट है कि ये इसको सेकंड मान रहा है या इसको सेकंड मान रहा है, क्योंकि बी नहीं लिखा और सेकंड यहाँ पे कुछ पॉइंट है नहीं वैसा, तो जस्ट कीप इट पेंडिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लॉक्ड इन सिक्योरिटी। आप लॉक्ड इन के टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते? Subject to the provision of the SAST regulation, the specified security held by the promoter may be transferred to another promoter or the promoters or person in control of the issuer। तो एक लॉक्ड इन तो सारे प्रमोटर्स पे एप्लीकेबल है, प्रमोटर एक दूसरे में ट्रांसफर करे अलाउड है, तो तब तक लॉक्ड इन क्या? अगर मान लो कोई कंपनी है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सिक्योरिटीज प्रमोटर के नाम पे ही रहनी चाहिए। अब मान लो एक कंपनी के 3 प्रमोटर हैं, अब तीनों पे लॉक इन है 18 महीने, तीनों को एक दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो एट द एंड बैलेंस शीट में क्या दिखेगा कि प्रमोटर के पास ही तो शेयर है ना, तो एक दूसरे में ट्रांसफर करना है वो अलाउड है, बाहर नहीं जाने चाहिए सिक्योरिटी। लॉक्ड इन वाला ये पॉइंट है। क्या? लॉक इन पीरियड कंटिन्यू रहेगा, लॉक इन आप ट्रांसफर करो तो चलेगा। जैसे आज मेरे पास 6 महीने शेयर्स रखे हुए हैं, 18 महीने का लॉक इन है, मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया, तू भी प्रमोटर है, तो तेरे को भी 12 महीने लॉक इन उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ नए से शुरू नहीं होगा, टोटल लॉक इन चलता ही रहेगा, इंटर से ट्रांसफर अलाउड है। हाँ वैसा, मतलब 18 महीने में नॉर्मली आप सेल नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटर से ट्रांसफर अलाउड है एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर के बीच में, और उसमें लॉक इन को वो अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ये पूरा का पूरा वापस थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि अगर अपने आईपीओ या एफपीओ कर रहे हैं, लीड मैनेजर कौन होता है? मर्चेंट बैंकर। अगर आप कोई भी आईपीओ या एफपीओ ला रहे हो, आपको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वो ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सब कुछ करेगा। तो कोई भी कंपनी जब सेबी को एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट फाइल करती है तो सेबी 1-on-1 कम्युनिकेशन मर्चेंट बैंकर के साथ ही करता है। तो आपको एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे, एक को हेड अपॉइंट करोगे, उस हेड को हम बोलते हैं लीड मैनेजर। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है इशुअर एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगा, एंड उसमें एंड दे वुड बी द लीड मैनेजर्स, वो पूरे का पूरा आईपीओ या एफपीओ को मैनेज करेंगे। वेयर द इश्यूज इज मैनेज्ड बाय मोर देन 1 लीड मैनेजर, अगर आपका इशू एक से ज्यादा लीड मैनेजर्स के अकॉर्डिंग मैनेज हो रहा है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कौन से लीड मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बाइफरगेट करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा। Next, at least 1 lead manager should not be associated under the merchant banker regulation। लीड मैनेजर, नॉर्मली लीड मैनेजर वैसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन लीड मैनेजर रिलेटेड है तो चलेगा, बट एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए लीड मैनेजर। अच्छा, एसोसिएट और होल्डिंग सब्सिडरी का डिफरेंस पता है?
एसोसिएट किसको बोलते हैं हम? 20 से लेके 50% तक का अपना एसोसिएट, उसके ऊपर अपना होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आता है। तो ईश्वर का एसोसिएट नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक लीड मैनेजर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द लीड मैनेजर इज एसोसिएट, अगर आपका कोई भी लीड मैनेजर एसोसिएट है तो उसका रोल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग तक लिमिटेड रहेगा, बाकी सारे इश्यूज के मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द ईश्वर शैल इन कंसल्टेंट्स। अब हमें और भी इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ेगी, और कौन? रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इन इशू, कस्टोडियन, इतने लोगों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इन सारे के अपना ऑडिटर्स, ये सारे लोगों को अपॉइंट करने के लिए ईश्वर और लीड मैनेजर दोनों मिलकर अपॉइंट करते हैं इनको। द ईश्वर एंड कंसल्टेंट्स विद द लीड मैनेजर अपॉइंट द इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट आता है, अब लीड मैनेजर के साथ ईश्वर को अग्रीमेंट करना पड़ेगा, एंड उसके साथ ईश्वर को अलग अलग इंटरमीडियरीज के साथ भी अग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या हुआ? हाँ, कंप्लायंस ऑफिसर चेक करेगा कि ये सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई हुए या नहीं हुए। अब अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें बताई हुई है कि अग्रीमेंट में कोई भी आप ऐसी चीज नहीं लिख सकते जो कि हमारे राइट्स, ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन को लिमिट करे। ये हर पॉइंट में आता है कि अगर आप नॉर्मल डिबेंचर ट्रस्ट के पॉइंट में भी आता है, कहीं भी ट्रस्ट अपॉइंट हो रहा है, कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है, तो अग्रीमेंट में सीबी ये देखता है कि राइट्स, ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज हमारे इन्वेस्टर का कहीं तो नुकसान नहीं हो रहा। तो आप कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं लिख सकते जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के डिट्रीमेंटल है, या फिर जहां पे स्क्रैप डिपॉजिटरीज आपकी लाइबिलिटीज को वॉयलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एएसबीए प्रोसेस फुल फॉर्म, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब आप आईपीओ कर रहे हो या एफपीओ कर रहे हो, तो आप जब अप्लाई कर रहे हो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तुरंत? नहीं कटते। आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब आप यूज नहीं कर सकते, बट कटेंगे नहीं, आपका बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। तो दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले होता क्या था, जब आईपीओ और एफपीओ होते थे तो आपको, जब डीमैट फॉर्म में नहीं था, आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता था अपनी एप्लीकेशन के साथ। फिर वहां पे आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस डिमांड ड्राफ्ट रिटर्न में आता था। तो यहाँ पे अब उस प्रोसेस को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। आपको आईपीओ लगेगा तब भी वो पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, अनलेस अदरवाइज आपके अकाउंट में ही रहेंगे लेकिन ब्लॉक्ड रहेंगे, आप यूज नहीं कर पाओगे। तो दैट फैसिलिटी इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी। In that process, the issuer shall take the cognizance of the deemed agreement with self-certified syndicate bank। तो ये जो ASBA प्रोसेस होता है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत पढ़ा है, था ना, आईसीडीआर में था। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर को पहले बैंक के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है, सारी की सारी बैंक्स के साथ, कि कोई भी पर्सन हमारी आईपीओ में अप्लाई करेगा, आप उसका अमाउंट एक बार ब्लॉक कर देना, जैसे ही उसको अलॉटमेंट हो वहां से अनब्लॉक करके आप हमें ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पे ईश्वर को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक ये सामने से ही सेबी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है, आप हमें ये अलाउ करो कि हम ये एप्लीकेशन मनी ब्लॉक कर सकें। क्योंकि अगर बैंक ऐसा एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करे, कोई बैंक अगर मान लो ही, आजकल सारे के सारे बैंक आपको एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करने की फैसिलिटीज देते हैं या नहीं? सारे बैंक अपना, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये आपको खुद ही डीमैट की फैसिलिटी भी साथ में देते हैं। तो ये एडिशनल फैसिलिटीज के लिए सामने से ही जा रहे हैं कि हमें ये कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है टू केटर मोर कस्टमर। तो आप खुद ही सेबी के पास जा रहे हो एज ए रजिस्ट्रेशन कि हमें ये काम करना है, देन यू वुड बी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स। द इशूअर, इन केस द इशूअर अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है तो आपको, देन यू विल हैव टू अपॉइंट द सिंडिकेट मेंबर। ओके, ये सारे के सारे वापस थ्योरिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट आता है, ईश्वर को एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार का मेन फंक्शन क्या होता है? अच्छा, दो लोग होते हैं, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? अलग अलग। क्या डिफरेंस होता है? हम्म।
सेकेंडरी मार्केट, करेक्ट। रजिस्ट्रार जब भी आईपीओ एफपीओ आ रहा है उस टाइम एप्लीकेशन किसका आया, कितना पैसा आया, किसको किसको अलॉट करना है, ये सारा काम रजिस्ट्रार ही देखता है। तो आज इतना आजकल आईपीओ लगना इजी है या पहले के टाइम में इजियर था? पहले सबको ही आईपीओ लग जाते थे, आजकल तो आईपीओ लगते ही नहीं है। तो अभी रिसेंट में ऐसा पता चला कि काफी सारे रजिस्ट्रार्स मिले होते हैं प्रमोटर्स के साथ, तो ये अलग अलग फेक डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। आईपीओ जितना सब्सक्राइब भी नहीं होता उससे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब दिखाते हैं, जिससे ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे ही प्राइस खुला एकदम स्पाइक हो गया, प्रमोटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया ऐसा फेक फेक अकाउंट से खरीद के, और तुरंत का तुरंत शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे सारा रजिस्ट्रार्स पूरे के पूरे मिले होते हैं ज्यादातर। तो अभी सेबी में ये केस गया ही हुआ है कि काफी सारे ऐसे रजिस्ट्रार्स काम कर रहे हैं जो प्रमोटर्स के साथ मिलके प्राइस हाइक करते हैं, पंपिंग करते हैं, फिर सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के साथ मिलके खुद ही बांट लेते हैं। द ईश्वर, अगर ईश्वर खुद ही रजिस्ट्रार है तो ईश्वर ऐसा भी हो सकता है कि खुद भी रजिस्ट्रार की तरह इंटरमीडियरी में रजिस्टर्ड है, तो अपने इशू में खुद का काम तो वो करेगा नहीं, तो यहाँ पे मना किया हुआ है। नेक्स्ट है लीड मैनेजर भी रजिस्ट्रार की तरह एक्ट नहीं करेगा, आपको सिक्योरिटीज लॉ सबका कंप्लायंस करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं इन फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। ये सारे के सारे अपने एग्जीक्यूटिव वाले सेम पॉइंट है। डिस्क्लोजर में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सेबी को कि आपने सारे के सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई किए या नहीं किए। आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो स्टेटमेंट 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज फाइल करनी है एंड अलोंग विद द फी एज मे बी स्पेसिफाइड थ्रू लीड मैनेजर। द इशूअर शैल आल्सो फाइल द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको सेबी को फाइल करना है। नेक्स्ट आपको ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइल करना है जहां से आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आए थे, एंड उसके साथ आपको प्रमोटर के पैन अकाउंट नंबर, उसका पासपोर्ट, उसकी फोटोग्राफ, ये सारी चीजें देनी है। नेक्स्ट आता है कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम ऑफर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे सेबी को, तो उसके साथ देंगे पहले सारे अग्रीमेंट्स की कॉपी कि हाँ ईश्वर ने लीड मैनेजर के साथ अग्रीमेंट किया है उसका सर्टिफाइड कॉपी, फिर सारे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, और अगर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो हमें एक और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लगेगा ट्रस्टी का, क्योंकि कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, तो हमारा ट्रस्टी का भी सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट आता है सेबी के पास कितना टाइम पीरियड है उस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करवाने का। 30 days का टाइम पीरियड है। Then the SEBI may specify the changes on the draft of a document within 30 days from the later of। अब क्या केसेस हो सकते हैं, मान लो सेबी ने आपसे कुछ क्वेरी, सेबी को कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आए, आपसे सेबी ने इंफॉर्मेशन मांगी, उसके बाद 30 डेज, आपने जब इंफॉर्मेशन दी उसके बाद आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेबी को किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगनी है, तो जब उनका रिप्लाई आया तब से 30 दिन, मतलब ये सारे दिन में जो भी लेटर इवेंट हुआ है उसके बाद से हम 30 डेज काउंट करेंगे। पहला द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन सेबी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मिला वहां से 30 डेज, या फिर जिस दिन सेबी ने मर्चेंट बैंकर, जब सेबी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मिला, सेबी को कुछ क्वेरी थी, सेबी ने मर्चेंट बैंकर से पूछा, मर्चेंट बैंकर ने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई के 30 डेज के बाद, या फिर नेक्स्ट आता है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम एनी और अदर रेगुलेटर और एजेंसी, वहां से 30 डेज, या फिर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो विच एवर इज लेटर, जनरली अपन समझते क्या है, अपन ने सेबी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल किया, सेबी के पास 30 दिन है वहां से नहीं, लेकिन 30 दिन अलग अलग स्टेजेस से हो सकता है। आपने ड्राफ्ट लेटर ऑफ फाइल किया, वहां से सेबी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने रिप्लाई किया, फिर 30 दिन मिलेंगे। अब सेबी ने किसी और रेगुलेटर से पूछा, वहां पे उसने मान लो उसके बाद रिप्लाई किया, तो वहां से 30 दिन काउंट होंगे। तो विच एवर इज लेटर से उसके बाद 30 दिन है सेबी के पास ऑब्जर्वेशन इश्यू करने के लिए। अगर सेबी ने कोई चेंजेस स्पेसिफाई किए तो आपको करना जरूरी होता है या चलेगा ऐसे ही? जरूरी है, आपको चेंजेस स्पेसिफाई करने हैं। चेंजेस जैसे ही सेबी ने स्पेसिफाई किया, आपको वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके वापस ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ड्राफ्ट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक।
आपको अपनी वेबसाइट पे भी वो कॉपी फाइल करनी है। दैट इज द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द सेबी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक कमेंट इफ एनी for at least 21 days from the date of posting it on the website of the issuer. SEBI Stock Exchange where the specified security are proposed to be listed. तो जनरली होता क्या है, जैसे आप ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल कर रहे हो, तुरंत का तुरंत आप अपनी वेबसाइट पे भी डाल देते हो, तो वहां पे 21 दिन अपने को वेट करना पड़ता है लोगों के कमेंट्स के लिए। और 21 दिन में जैसे ही कमेंट्स आते हैं, सेबी भी वो कमेंट्स को देखता है और उनके बेसिस पे ही सेबी बचे हुए अपने 9 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन और वैसा आपको इश्यू करता है। बाकी सारे वापस जनरल पॉइंट्स है। नेक्स्ट अपना आता है ये प्राइसिंग वाला पॉइंट। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। द डिस्क्लोजर अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी मेड इन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड इन आइडेंटिकल फॉन्ट साइज। Next, an issuer in IPO may determine the price of a specified security in consultants with the lead manager or through the book building process. तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी आपका शेयर का फेस वैल्यू कितना है वो आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर या डॉक्यूमेंट में बताना ही पड़ेगा। आप अपनी शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? या तो फिक्स्ड प्राइस इशू हो सकता है या फिर बुक बिल्डिंग इशू हो सकता है। तो फिक्स प्राइस इशू मतलब आप मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करके एक प्राइस डिसाइड कर लोगे या फिर प्रॉपर बिडिंग कराओगे और एक प्राइस रेंज दोगे और जहां पे भी हाईएस्ट बिड्स आई तो वो प्राइस हम ले लेंगे फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के रिलेटेड एक सम दिया हुआ है पूरा। द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यहाँ पे समझाया है, दैट इज प्राइस डिस्कवरी मेथड। जब आप श्योर नहीं हो प्राइसेस के बारे में, आपको नहीं पता कि हमारी सिक्योरिटी की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस करते हो। मान लो 100 रुपए आप आज सिक्योरिटी 100 रुपए में इशू कर रहे हो और पब्लिक 150 में भी लेने को तैयार थी, तो वहां पे आपको 50 का प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप 100 में इशू कर रहे हो और पब्लिक ने उसकी वैल्यूएशन बहुत गंदी लगाई हुई थी, पब्लिक 70 से ऊपर तो लेने को ही तैयार नहीं, तो आपका इशू अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं, अपना एक रेंज दे देते हैं, उसके बीच में पब्लिक बिडिंग करती है। The investor desirous of subscribing to the public issue are encouraged to bid within this range. Once the issue closed, the company along with the book running lead manager set the final cutoff price using the weighted average method. The final cutoff price is the price at which the shares are issued to investor. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, that is assume that a company wishes to issue 1 lakh share to the public via IPO. अब उसने प्राइस रेंज रखी है 250 से लेके 300 पर शेयर। अब इनके बीच में हमारा इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है, ये 3000 नहीं 300 होगा, एक जीरो मिसप्रिंट है। अब यहाँ पे हाइपोथिकेटेड सिचुएशन है कि अपने 10,000 शेयर्स अप्लाई किए 250 पे, 50,000 275 पे और 60,000 300 पे अप्लाई किए। तो कट ऑफ प्राइस जनरली डिसाइड कैसे होता है? कंपनी कहां से प्राइस लेना चाहेगी, हाईएस्ट प्राइस लेगी या लोएस्ट? हाईएस्ट मतलब ऊपर से। जैसे नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, अगर हम कोई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो हाईएस्ट वाले ऊपर से ही कट ऑफ स्टार्ट होता है। तो इनको तो 1000 शेयर्स के लिए चाहिए, तो 1000 शेयर्स 1 लाख शेयर्स के लिए चाहिए, जहां पे 1 लाख शेयर्स मिल गए हाईएस्ट प्राइस पे, वो प्राइस ये लोग कट ऑफ डिसाइड कर देंगे। After the bid window closes, the final price, also known as cutoff price, is determined. Investor who bid on or above the final cutoff price will be allotted. अगर कट ऑफ प्राइस मान लो 250 डिसाइड हुआ है तो 250 के अबव वाले सबको हम अलॉट कर देंगे, लेकिन कौन से प्राइस पे? आज मान लो कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुआ 250, तो किन लोगों को हम शेयर्स अलॉट करेंगे? जिन्होंने 250 या 250 के अबव बिड की होगी उनको अलॉट करेंगे, बिलो वालों को अलॉट नहीं करेंगे। और कौन से प्राइस पे अलॉट करेंगे? 250 पे ही अलॉट करेंगे। नो डाउट आपने 270 पे बिडिंग की होगी, बट आपको अलॉट कट ऑफ प्राइस पे ही होंगे। The investor can choose the cutoff price and pay the application amount based on the upper cap. If the cutoff price is lower than the cap price, the investor get the necessary refund. In the above example, to issue the 1000 shares, a minimum price will be 275 because the applicant. अब यहाँ पे क्या होगा, कितने ओवर सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब? ओवर सब्सक्राइब है, 1 लाख के लिए 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, तो हम नीचे से डिसाइड करेंगे, मतलब इतने लोगों को तो हमने दे ही दिया ना ऑलरेडी,
इतना। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, 40,000 हम इस लॉट से और ले लेंगे, बचे हुए 10,000 का नहीं लेंगे। तो कट ऑफ प्राइस तो हमारा मतलब इतना 275 जितना ही डिसाइड होगा। 300 से कम ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली हमें 60,000 ही मिल रहे हैं। बचे हुए लोग कहाँ कोट कर रहे हैं, 275 की रेंज में कोट कर रहे हैं। तो प्राइस कितना होगा, 275 ही अपना कट ऑफ प्राइस हो गया। The company will refund the money those who applied for the share at a bit lower price. तो जिसने अगर 275 कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया, तो जिसने उस प्राइस के नीचे अप्लाई किया उनको तो अलॉट ही नहीं होगा, उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा। सो द कंपनी विल इशू द शेयर। अब यहाँ पे डिसाइड हुआ हमारा 275 प्राइस, तो अब यहाँ पे रेट ना, एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुआ ना 275, तो सबको उसी प्राइस पे मिलेगा, उससे ज्यादा उससे कम हम कोई भी प्राइस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले इनको तो हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जितने हमें शेयर होल्डर्स चाहिए थे उतने मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, 1 लाख चाहिए थे, 1,10,000 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो में शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। क्या रेशियो होगा, जिसने 11 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 10 शेयर्स मिलेंगे। तो 1,10,000 के लिए अप्लीकेशन हुई, तो हमें इसमें से 1 लाख ही शेयर्स अलॉट करने हैं। तो क्या आ जाएगा रेशियो, 11:10। जिसने 11 के लिए अप्लाई किया उसको 10 ही मिलेंगे। और कौन से प्राइस पे, 275 पे। ये क्लियर है। तो ना रिजेक्ट नहीं कर रहे, इन्होंने कट ऑफ प्राइस के ऊपर लिया ना, तो इनसे हम 275 ही लेंगे। हाँ, बचे हुए जो एक्सेस पे इन्होंने दे रहा है इनको रिफंड कर देंगे बचे हुए पैसे। 300 पे एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन हमें एक ही प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। 300 पे कितने लोग लेने को रेडी थे, हाँ, तो कंपनी को 1 लाख इशू करने थे, 40,000 तो नहीं होते ना सब्सक्राइब। तो वैसे कंपनी का लॉस होता कि 40,000 हमारे सब्सक्राइब नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें एक प्राइस डिसाइड करना है। हाँ, हमें थोड़ा प्राइस लोअर करना पड़ा क्योंकि हमें 1 लाख शेयर इशू करना है। पॉइंट समझ आया। 10:11, दैट मीन्स दैट जिन्होंने 11 के लिए अप्लाई किया वो उनको 10 शेयर्स मिलेंगे। यहां तक क्लियर है। कट ऑफ प्राइस जब हम देते हैं तो उस केस में एक प्राइस रेंज देते हैं। प्राइस रेंज में जो हम मान लो अगर 100 से लेके 120 रेंज दे रहे हैं, इसको हम फ्लोर प्राइस बोलेंगे, इसको कैप प्राइस बोलेंगे। और ये जो हमारा 20 है दैट इज प्राइस बैंड। The issuer may mention a price or a price band in a draft prospectus in case of a fixed issue and a floor price or a price band in case of RHP in a book building issue। तो अगर फिक्स्ड प्राइस इशू है तो आप अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में प्राइस ही मेंशन कर दो। अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो आरएचपी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहता है ना, तो हम एक प्राइस बैंड ही दे देते हैं वहां पे। नेक्स्ट आता है, हाउ एवर द प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन ओनली द प्राइस और द कूपन रेट एज द केस में बी। अब ये पॉइंट है, द कैप ऑन द प्राइस बैंड एंड द कूपन रेट इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट shall be less than or equal to 120% of the floor price। यहाँ पे बोला है जो फ्लोर प्राइस है और जो कैप प्राइस है उसमें डिफरेंस खाली 20% का हो सकता है। तो अगर हमें आज कैप प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो 120% ऑफ फ्लोर प्राइस जितना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो मैं 80 रुपीज फ्लोर प्राइस रख रही हूँ तो मेरा कैप प्राइस कितना हो सकता है फाइंड आउट, किस 20% का गैप, मतलब यहाँ पे 80 का 120%, 80 का 120% कितना आएगा, क्या 120%। यहाँ पे ये बोला इसके और इसके बीच में 20% का गैप रहना चाहिए, मतलब इसका 120% ही ये हो सकता है। तो कितना आएगा, 96 आया ना। तो ऐसा खाली 20 माइनस करके मत देख लेना, ये हमारा लोअर प्राइस है। तो बोला कि फ्लोर प्राइस और प्राइस ये कैप प्राइस में कैप 20% का हो सकता है, बट वो 20% किसका लोगे, इसका लोगे ना। तो अगर 80 का 20% ले तो कितना हुआ, 16 हुआ। तो उतना तो कैप अलाउड है, इतना ही मैक्स टू मैक्स कैप होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन बोला है कि कैप प्राइस एटलीस्ट 105% तो होनी ही चाहिए फ्लोर प्राइस से। ये गैप यहाँ पे पहला बोला है कि पहला क्या बोला कि हमारा जो फ्लोर प्राइस है और जो कैप प्राइस है उसमें मैक्स टू मैक्स
20% हो सकता है। तो मतलब अगर हमारी फ्लोर प्राइस x है तो ये मैक्स टू मैक्स 120x तक जा सकता है। सेकंड, ये मैक्स है। सेकंड मिनिमम बोला है कि हमारी जो भी फ्लोर प्राइस है उसका 105% तो ये होना ही चाहिए, ये मिनिमम है। ये मैक्स है और ये मिनिमम है। तो अगर हमारी फ्लोर प्राइस 100 है तो मिनिमम हमारा कैप प्राइस मिनिमम कितना होगा? 5% का डिफरेंस होगा मिनिमम। तो इसका 5%, ₹5, 105 हो सकता है, ये मिनिमम। मतलब और मैक्सिमम कितना जाएगा इसका? 100 का 20%, 20, 120 जा सकता है। मतलब मिनिमम 105 होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 120 तक जाएगा। सेम मेरे को इसका निकाल के दो, 1500 का मिनिमम मैक्सिमम। भाई कर लो कैसे यूज, कौन मना कर रहा है? एग्जाम में लेके ही जाओगे ना, क्यों पागल? अरे कौन मना करेगा, कर ले कर ले। कौन सा कैसे यूज कर रही है जैसे आंसर ही नहीं आ रहा? हाँ तो बोल ना। कितना? 1800, ओके। और मिनिमम 1575, ओके करेक्ट। नहीं समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ओके। Next, here the floor price or final price shall not be less than the face value of a specified security. Obviously, फेस वैल्यू जो मार्केट में चल रही होती है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। फेस वैल्यू जनरली शेयर्स की ₹10, ₹1 ऐसी ही फेस वैल्यू है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा रहता ही है। नेक्स्ट बोला होता है द इशूअर नॉट ऑप टू डिस्क्लोज द फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड इन द आरएचपी, द इशूअर शैल अनाउंस द फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 1 working day before opening of the bid in case of IPO and at least 1 working day before opening of the bid। सेम है क्या? नहीं सॉरी, टू है। यहाँ टू लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है कि आपको एटलीस्ट ईश्वर को पब्लिक को बताना ही पड़ेगा प्राइस रेंज। जिस दिन बिड ओपन हो रही है उसके 2 दिन पहले आईपीओ के केस में अगर बुक बिल्डिंग हो रहा है तो। अगर नेक्स्ट केस बोला है कि एफपीओ के केस में अगर आपका बुक बिल्डिंग हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 1 दिन पहले तो लोगों को बताना ही पड़ेगा प्राइस बैंड के बारे में। कि बाकी जनरल पॉइंट है, रीड कर लेना चलेगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग हम दूसरे टॉपिक के साथ लेंगे। अभी ये ऑलरेडी देखा हुआ होगा तुम लोगों ने, रूल नंबर 19 टू बी, दैट इज मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। आपको मिनिमम ऑफर टू पब्लिक कितना करना है ये देखा हुआ कुछ लग रहा है? पूरा का पूरा टेबल रिपीट है। तो एक बार मेरे को चलो वापस रिवाइज ही करा दो अगर पढ़े हुए तो। ओके। हाँ हाँ, 25% देखा हुआ है। 3 साल में कंप्लीट करना है, 2 साल में लिमिट बढ़ानी है। 16,000 करोड़, 1600 करोड़ है, 16 करोड़ नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश नहीं, ये तो जीरो का मिस्टेक है। तो मेरे पास भी इसका बॉक्स वाला होगा, वेट। ओहो भाई, तब तो काफी याद है। ना
एग्जाम के टाइम और इसमें है तो आई गेस हाँ इन लोगों को बोर्ड मिल गया ये रहा ओके ये मिनिमम ऑफर टू पब्लिक वाले पॉइंट है अगर आपकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कितने तक का है पहला 1600 सीआर तक का है तो आपको मिनिमम 25% तो पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए सेकंड बोला हुआ है कि अगर आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 1600 सीआर से लेके 4000 सीआर तक का है तो मिनिमम आपको पब्लिक को 400 करोड़ उसमें अलॉट करने ही है उतना उनका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए नेक्स्ट बोला है 4000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल हो रहा है तो आपको पब्लिक को 10% उसमें पार्टिसिपेशन देना है उसके बाद अबव 1 लाख करोड़ आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल हो रहा है आपको पब्लिक को 5% इन्वॉल्व करना है उतना नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ये 25% ही एक्चुअली में लिमिट है अगर यहाँ पे देखो 16,000 करोड़ से लेके 4,000 करोड़ के बीच में हो रहा है यहाँ पे 400 करोड़ नेक्स्ट बोला हुआ है कि अगर ये अपना 25% तक कंप्लाई नहीं हो रहे जैसे कि ये 10% यहाँ पे ये 10% है और ये 400 करोड़ है इसको बढ़ा के अपने को 25% कर लेना है अपने पास 3 साल का टाइम है ये इनिशियल आप ऑफर कर रहे हो 10% है इसको बढ़ा के आगे 3 साल में अपने को 25% कर ही लेना है यहाँ पे इनिशियली अगर 1 लाख करोड़ तक का आपका पोस्ट इश्यूड कैपिटल है तो आप आगे 2 साल में इसको 10% तक करोगे उसके आगे कंटिन्यू मतलब उसके आगे 3 साल में आपको 25% तक बढ़ा लेना है या फिर टोटल 5 साल में आपका 25% तक टच हो ही जाना चाहिए तो इन लोगों को ना ऐसा नॉर्मल लिमिट तो यही है कि 25% उसके बाद क्या बोला इन लोगों को बैचेस में बोला कि आप धीरे 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 करके 25% तक बढ़ा लो ये वाले पॉइंट्स है अब इसके साथ कुछ और भी था एनी टाइम आपको 25% रखना ही पड़ेगा अगर आपका कभी भी 25% से बिलो फॉल हुआ तो आपको 12 मंथ के अंदर 25% वापस कर लेना है एंड अगर आपका फॉल हुआ क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान की वजह से आईबीसी में कुछ ऐसा चेंज आ रहा था उसकी वजह से कोई रेजोल्यूशन प्लान आया और आपकी कंपनी को किसी ने अक्वायर कर लिया और उस केस में पब्लिक का 25% तक हिस्सा नहीं रहा तो उस केस में आपको 25% 3 साल तक लेके आना है वहां पे 12 मंथ का टाइम बढ़ा के 3 साल कर दिया अगर आपका 10% तक इसमें उससे भी नीचे गिर गया तो 12 महीने में एटलीस्ट 10% लेके आओ और एनी टाइम आपका 5% से कम तो होना ही नहीं चाहिए ये आईबीसी के तीनों सब पॉइंट्स है समझ आया एक बार थोड़ा बहुत याद आया अगर लिखना है तो लिख लो भले ही, चलेगा हो गया ये कर लिया फिर क्यूआर कोड से स्कैन कर लोगे कौन सा हाँ कहाँ पे ये हाँ इफ फॉल बिलोज देन 12 मंथ मिलेंगे कि उसको मेक इट अप टू 25% मेक ई गायब है हाँ हाँ MS मंथ्स
नोट डाउन हो गया? बस ठीक है।